हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 6 मई 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। यह संडे स्पेशल मैराथन क्लास कुमार गौरव सर के क्लास से लिया गया है। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। इस संडे मैराथन क्लास में आप सभी को 50+ करंट अफेयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यह क्लास हम 20 से 25 मिनट में रिवीजन कर लेंगे और इसमें आप सभी को थोड़ा सा व्याख्या दिया जाएगा। इसमें ललन टॉप प्रश्न नहीं होगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए हम जो है सिर्फ इसमें 50 से 60 करंट अफेयर क्वेश्चन रिवीजन के तौर पर जल्दी जल्दी देखेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो चलिए हम अपने संडे स्पेशल मैराथन क्लास के 5 मई के करंट अफेयर को सॉल्व करते हैं, जिसका पहला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल बनाने की घोषणा किसने करी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएई ने करी है। तो विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ बनने वाला है? तो यह यूएई में बनने वाला है, जिसका क्या नाम है? अल मकतूम एयरपोर्ट इसका नाम है। यूएई में ही 2024 में COP 28 का आयोजन किया गया था। यूएई की राजधानी का नाम है आबू धाबी और यहाँ की मुद्रा का क्या नाम है? दिरहम है। हमारा सेकंड प्रश्न है, हाल ही में किस कोरोना वैक्सीन से रक्त का थक्का जमना और प्लेटलेट काउंट कम होने की जानकारी सामने आई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोविशील्ड। कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण अगर पूछे किस कंपनी ने किया था, तो एस्ट्राजेनेका कंपनी ने किया था। और इसमें जो है कोविड वैक्सीन बनाने में इसमें हेल्प किसने की थी? तो हेल्प की थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसमें हेल्प करी थी। ठीक है, तो इसको लगाने जब ये कोरोना वायरस आया था तो उस टाइम पे जो है 2021 में जेमी कॉस्ट एक व्यक्ति है, यूके यानी इंग्लैंड का एक व्यक्ति है, इसको जो है कोविशील्ड वैक्सीन का टीका दिया गया था। ठीक है, तो इसने बताया कि 2021 में जब मुझे टीका लगा था कोविशील्ड का, तो इसके बाद से मेरे मस्तिष्क में जो है रक्त का थक्का जम गया है और इसके लिए जो है यह व्यक्ति जो है कहाँ चला गया? सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो यहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने इस कंपनी के बारे में पूछताछ करी और पूछा कि क्या तुम्हारी वैक्सीन से इस प्रकार का कोई रोग होता है कि जो है मस्तिष्क में जो है रक्त का थक्का जम जाए या फिर हार्ट अटैक आने की चांसेस बढ़ जाएं। तो इस कंपनी ने स्वीकार किया और इस व्यक्ति ने जो है इस कंपनी के ऊपर जो है मुआवजा के लिए $1000 से अधिक जो है रुपए का जो है क्या लगा दिया है? मुआवजा देने का मतलब कोर्ट से जो है अपील करी है। ठीक है, तो एस्ट्राजेनेका कंपनी ने स्वीकार कर लिया कि हाँ, इस प्रकार की मेरी कोविशील्ड वैक्सीन से इस प्रकार का रोग हो सकता है, जिसमें जो है रक्त का थक्का भी जम सकता है और हार्ट अटैक आने की संभावनाएं भी बढ़ सकती है। ठीक है, और इसमें प्लेटलेट भी कम हो सकता है। नेक्स्ट बात करें कि कोविशील्ड जो है भारत में किसने उत्पादन किया था? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के द्वारा कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन किया गया था। जबकि कोवैक्सीन को किसने बनाया था? तो भारत बायोटेक कंपनी ने बनाया था और इसका निर्माण जो है कहाँ हुआ था? हैदराबाद में यह कंपनी स्थापित है, भारत बायोटेक। तो दोनों याद रखना है। कोविशील्ड का उत्पादन भारत में किसने किया था? सीरम इंस्टीट्यूट ने किया था। जबकि कोवैक्सीन का निर्माण भारत में किसने किया था? तो भारत बायोटेक ने किया था, जिसकी कंपनी हैदराबाद में स्थापित है। जबकि कोविशील्ड का अगर बात करें कि निर्माण किसने किया था, तो एस्ट्राजेनेका कंपनी ने किया था। तीसरा प्रश्न हमारा, हाल ही में चीन ने किस देश के लिए निर्गित हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च करी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान और चीन के बीच में जो है 8 पनडुब्बियां बनाई जाएंगी, जिसका पहला जो पनडुब्बी बनाया गया था वह जो है लॉन्च कर दिया गया है चीन के द्वारा। और किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो पाकिस्तान के लिए, यानी कि चीन ने पाकिस्तान को पहली पनडुब्बी दे दी है। इस पनडुब्बी का क्या नाम है? तो इस पनडुब्बी का नाम है हैंगर क्लास 1। पहली पनडुब्बी ये बन गई है। और इस पनडुब्बी में किस मिसाइल का प्रयोग किया जाएगा? तो बाबर 3 मिसाइल का यूज इसमें किया जाएगा। जो ये हैंगर क्लास 1 पनडुब्बी है, यह भारत में कलवरी पनडुब्बी के समकक्ष बनाई गई है। नेक्स्ट हमारा है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। और यह पहली बार कब शुरू हुआ था? तो 1 मई 1886 में शिकागो में 2 लाख से अधिक श्रमिक जो है हड़ताल पर बैठ गए थे और इसमें जो है इन श्रमिकों ने कहा था कि एक दिन में मजदूरों को सिर्फ 8 घंटे कार्य करने की आवश्यकता है, इससे ज़्यादा अगर काम किया जाएगा तो मैं काम नहीं करूँगा। और इसके बाद जो है यह जो श्रमिकों का यह अधिकार है। ठीक है, यह मौलिक अधिकार भी है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी तहर सर्वेक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, नीलगिरी तहर सर्वेक्षण प्रारंभ हुआ है तमिलनाडु में। नीलगिरी तहर
सर्वेक्षण किसके द्वारा शुरू हुआ है, तो IUCN के द्वारा शुरू हुआ है। नीलगिरी तहर जो है यह जीव है, यह स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, और यह कहाँ पाया जाता है, तो केरल और तमिलनाडु में पाया जाता है। जबकि अगर बात करें इसका सर्वेक्षण कहाँ पे हो रहा है, तो नीलगिरी तहर का सर्वेक्षण शुरू हुआ है IUCN के द्वारा तमिलनाडु में, ठीक है। और यह जो नीलगिरी तहर है एक जानवर है, यह विलुप्तप्राय की श्रेणी के अंतर्गत आता है। हाल ही में क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ है ऑप्शन ए नई दिल्ली में। इसके बारे में व्याख्या देखें तो क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ है। इसमें क्रिटिकल मिनरल्स मीन्स होता है खनिज, तो खनिज के क्षेत्रों में नवाचार करना, स्टार्टअप के लिए नई नीतियाँ बनाना और पर्यावरण को ध्यान में रखे मिनरल्स यानी खनिजों का उत्पादन करना, इसलिए क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल रैम्पेज मिसाइल की विशेषता कौन सी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हवा से सतह में वार करने में रैम्पेज मिसाइल सक्षम है। रैम्पेज मिसाइल का निर्माण किसने किया है, तो भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना ने मिलकर करा है, और इसमें जो है इन दोनों की मदद किस देश ने करी है, तो इजराइल ने करी है। रैम्पेज मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है, तो यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और यह हवा से सतह में मार करने में सक्षम है। और इसकी दूरी में अगर यह बात करें कि यह लंबी दूरी की मिसाइल है जिसकी क्षमता कितनी है, तो 250 किलोमीटर इसकी रेंज है। 8वां प्रश्न है, हाल ही में इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ऑप्शन ए कृष्णा एला जी को। IVMA यानी इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, इसका मुख्यालय कहाँ, हैदराबाद में है, और इसके वर्तमान हेड कौन बनाए गए हैं, तो कृष्णा एला जी बनाए गए हैं। एक प्रश्न और देखते हैं, कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो नरसिंह यादव जी बने हैं। 9वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन के ग्लोबल मीडिया अवार्ड से सम्मानित AI एंकर सना का संबंध किससे है, तो सना का संबंध है इंडिया टुडे ग्रुप से संबंधित है। इसके बारे में अध्ययन देखें तो इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन के द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स, और कहाँ दिया जाता है, या लंदन में दिया जाता है। और पहली बार जो है इंडिया टुडे ग्रुप की पहली महिला AI न्यूज एंकर सना को यह अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो सना को कौन सा अवार्ड दिया गया है, ग्लोबल मीडिया अवार्ड दिया गया है। और सना जो है किस टीवी से संबंधित है, तो इंडिया टुडे ग्रुप से संबंधित है। सना को कब लॉन्च किया गया था, तो 2023 में लॉन्च किया गया था। 10वां प्रश्न हमारा दसवां प्रश्न है, हाल ही में 6ठी एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मालदीव में हुआ है। एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 इसका आयोजन कहाँ हुआ है, मालदीव में हुआ है। इसमें महिला विजेता और पुरुष विजेता दोनों जो है कौन है, तो भारत है। 11वां प्रश्न हमारा, हाल ही में टाइम की वैश्विक एडटेक रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एमरेट्स को जो है टाइम की वैश्विक एडटेक रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान मिला है। तो वैश्विक एडटेक रैंकिंग 2024 यह जारी कौन करता है, तो यह टाइम मैगजीन के द्वारा जारी किया जाता है। और वैश्विक एडटेक रैंकिंग में किसको पहला स्थान मिला है, तो टॉप 1 में एमरेट्स को शामिल किया गया है जो कि इंडियन स्टार्टअप है। इसके बाद अगर याद रखेंगे तो वैश्विक एडटेक रैंकिंग 2024 में राइजिंग एडटेक में यानी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में किस एकेडमी को पुरस्कार दिया गया है, तो पहला स्थान मिला है स्केलर अकादमी को, यह भी भारत का है। तो वैश्विक एडटेक रैंकिंग में पहला स्थान है एमरेट्स को, जबकि राइजिंग एडटेक में पहला स्थान है स्केलर अकादमी को। तो दोनों याद रखना है और दोनों जो है भारत के हैं। हाल ही में IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी काठमांडू है। IQ एयर जो है यह वायु प्रदूषण से संबंधित रिपोर्ट है और कहाँ से जारी होता है, स्विट्जरलैंड से जारी होता है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है सर्वाधिक वायु प्रदूषण कहाँ पे होता है, तो यह काठमांडू में होता है जो कि नेपाल की राजधानी है। दूसरे स्थान पर अपना नई दिल्ली है। और सबसे कम वायु प्रदूषण कहाँ पे है, तो सबसे न्यूनतम वायु प्रदूषण है इस्तांबुल जो कि तुर्की का एक शहर है। काठमांडू में ही दक्षेस यानी सार्क का मुख्यालय भी स्थित है। 13वां प्रश्न हमारा, हाल ही में भारत सरकार को किस देश की
कांके संतुरई बंदरगाह नवीनीकरण परियोजना के अधिकार मिले हैं। तो कांके संतुरई बंदरगाह किस देश का है? तो श्रीलंका का है और इसके नवीनीकरण के लिए भारत को अधिकार मिल गया है। अगर बात करें कांके संतुरई बंदरगाह को तमिलनाडु के नागपट्टनम से जोड़ा जाएगा और जो है कांके संतुरई बंदरगाह को नवीनीकरण के लिए इसका अधिकार भारत सरकार को दे दिया है श्रीलंका के सरकार ने। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली सरपंच कौन बनी है? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग के कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली सरपंच कौन बनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग, इसकी बैठक कहाँ पे हो रही है? न्यूयॉर्क में हो रही है। इस बार इसका 57वां क्रम है और भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग में प्रतिनिधित्व करने वाली 3 महिला सरपंच हैं जिन्होंने भाग लिया है। पहली है सुप्रिया दास दत्ता जो कि त्रिपुरा से संबंधित है, कुनकू हेमा कुमारी यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है और नीरू यादव यह राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है मटाला एयरपोर्ट, यह कहाँ पे है? तो यह श्रीलंका में है। इसका संयुक्त प्रबंधन जो है किस देश को मिला है, यानी कि इस पर जो है 2 देशों के द्वारा इसकी सुरक्षा करी जाएगी, इस पर जो है नवीनीकरण किया जाएगा। तो मटाला एयरपोर्ट श्रीलंका में है और इसका संयुक्त प्रबंधन किस देश को दिया गया है? इंडिया और रूस को दिया गया है। और वहीं रूपपुर परमाणु संयंत्र जो कि बांग्लादेश में स्थित है, इसका भी संयुक्त प्रबंधन जो है किसे दे दिया गया है? तो इसका भी नवीनीकरण, रख रखाव के लिए, अच्छी सुविधा बेहतर उपलब्ध कराने के लिए रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है यह भी किसे दिया गया है? इंडिया और रूस को दिया गया है। तो श्रीलंका और बांग्लादेश के संयुक्त प्रोजेक्ट को जो है इंडिया और रूस को जो है प्रबंधन के लिए दे दिया गया है। हाल ही में अप्रैल 2024 में सर्वाधिक जीएसटी संग्रह में योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सबसे ज़्यादा जीएसटी जो है संग्रह करने में किस राज्य का योगदान है? तो महाराष्ट्र का है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जीएसटी कलेक्शन अप्रैल 2024 में, तो जीएसटी कलेक्शन 2024 में सबसे ज़्यादा किस मंथ में देखा गया है? तो अप्रैल मंथ में देखा गया है। तो अप्रैल मंथ में सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन देखा गया है और कितना है? तो 2.10 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन देखा गया अप्रैल मंथ में, जो कि एक ऐतिहासिक आंकड़ा है। और सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन किस राज्य से हुआ है? महाराष्ट्र से। दूसरे नंबर पर है कर्नाटक, तीसरे पर तमिलनाडु हुआ करता था लेकिन अब गुजरात आ गया है और चौथे पर उत्तर प्रदेश है। अगर बात करें कि जीएसटी कलेक्शन में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है? तो मिजोरम है, जो कि पिछले 1 वर्षों में सबसे अधिक है। 16वां प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने लंबी दूरी की स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा में। इसके बारे में अध्ययन करें तो स्मार्ट जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया है। और कहाँ से किया गया है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो कि उड़ीसा में है, यहाँ से लॉन्च किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है सबमरीन मिसाइल असिस्टेंट रिलेटेड ऑफ टॉर्पीडो, यानी कि पानी की मिसाइल में जो पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली है उससे बचने के लिए स्मार्ट को लॉन्च किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किया गया है। 17वां प्रश्न है, हाल ही में पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 कहाँ प्रारंभ हुई है? इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड में प्रारंभ हुई है। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग, इसका पहली बार आयोजन रांची झारखंड में किया जा रहा है। कुल 8 टीमों ने इसमें भाग लिया है। नेक्स्ट देखते हैं कि हॉकी इंडिया महिला टीम के कोच अभी कौन बनाए गए हैं? तो यह बनाए गए हैं हरेंद्र सिंह बनाए गए हैं। जबकि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? तो दिलीप कुमार, डॉक्टर दिलीप टर्की हैं। नेक्स्ट है हॉकी के बेस्ट प्लेयर कौन है? तो हॉकी के बेस्ट प्लेयर घोषित किए गए हैं महिला वर्ग में सलीमा टेटे हैं और पुरुष में हार्दिक सिंह हैं। 18वां प्रश्न है, हाल ही में नौसेना स्टाफ के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो नौसेना स्टाफ के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णा स्वामीनाथन जी को नियुक्त किया गया है। नौसेना स्टाफ के उपाध्यक्ष यानी कि वाइस एडमिरल पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो कृष्णा स्वामीनाथन जी को नियुक्त किया गया है नौसेना स्टाफ के उपाध्यक्ष पद पर। अगर बात करें कि नौसेना के अगले हेड कौन बनाए जाएंगे? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी बनाए जाएंगे। और नौसेना की स्थापना कब हुई थी? तो 4 दिसंबर 1971 में हुई थी। हाल ही में 16वीं TCS वर्ल्ड 10K बेंगलुरु मैराथन में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए,
केन्या ने जीता है। इसके बारे में व्याख्या देखें तो TCS वर्ल्ड 10K मैराथन, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? बेंगलुरु में किया गया था। इस बार इसका 16वां क्रम है। इसमें महिला और पुरुष विजेता जो है दोनों जो है केन्या के हैं। महिला में लिलियन है और पुरुष में पीटर है। 20वां प्रश्न है, हाल ही में IPL इतिहास में सर्वाधिक 150 मैचों में जीत हासिल करने का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा MS धोनी, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। IPL में 150 मैच जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी बने हैं और ये CSK यानी चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हैं। इन्हें अभी हाल ही में फ्रांस का एक कार कंपनी है जिसका नाम है सिट्रोसेन, इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जबकि SBI के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये भी धोनी बने हैं। और गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर ये भी धोनी बनाए गए हैं। 21वां प्रश्न है, चीन के चंद्र मिशन चांग-E6 पर लॉन्च होने वाले पहले लूनर मिशन ICUBEQ का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ICUBEQ का संबंध है पाकिस्तान से। और यह क्या है? तो यह एक लूनर मिशन है। चांग-E6 मिशन जो है यह चीन का लूनर मिशन है और इसके द्वारा चांद की सतह का फ़ोटो खींचने के लिए ICUBEQ जोड़ा गया है। और यह किसका है? तो यह पाकिस्तान का लूनर मिशन है। और इसे किसे से लॉन्च किया जाएगा? तो लॉन्ग मार्च 5 से लॉन्च किया जाएगा और यह रॉकेट चीन का है। नेक्स्ट है, चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो इंडिया है। और कौन सा मिशन लैंड किया था चांद के साउथ पोल पर? तो चंद्र मिशन, चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था और यह जो है चांद के साउथ पोल पर लैंड किया था। और कब लॉन्च किया गया था? तो 14 जुलाई को। किस रॉकेट से? तो LVM 3rd M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। लैंड कब किया था? तो 23 अगस्त को लैंड किया था। और जहाँ पे लैंड किया था चांद के साउथ पोल पर, उसको नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। 22वां प्रश्न है, हाल ही में 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश होगा भारत। अंटार्कटिका संधि पर साइन कब किया गया था? 1959 में किया गया था। और लागू कब हुआ था? तो 1961 में लागू हुआ था। और पहली बार अंटार्कटिका संधि कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर इसकी बैठक हुई थी? तो कैनबेरा में हुई थी। 1961 में इसकी बैठक हुई थी। और इस बार 46वीं बैठक कहाँ होगी? कोच्चि केरल में होगी। किसके लिए होगा? तो अंटार्कटिका महाद्वीप के संरक्षण के लिए यह संधि होगी। केंद्र सरकार ने किसे 19वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा करी है? तो केंद्र सरकार के द्वारा अभी जो है 3 और क्लासिकल भाषाओं को जो है शामिल करने के लिए घोषणा किया गया है, जिसमें 9वीं भाषा है फारसी, यानी 6 भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दे दी गई है। 3 और भाषाओं को जोड़ा जाएगा, जिनमें 7वीं है प्राकृत, 8वीं पाली, 9वीं फारसी है। अब इन 6 भाषाओं को देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो ये 6 भाषाएं हैं, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया। ठीक है। तो और 7वीं कौन सी है? प्राकृत है। और 8वीं कौन सी है? पाली है। इसके बाद 9वीं कौन सी है? तो फारसी है। ठीक है। तो ये सभी याद रखेंगे। अभी इन 3 को मान्यता नहीं मिली है, लेकिन देने की जो है बात चल रही है। नेक्स्ट हमारा है 23वां प्रश्न, हाल ही में चंद्रमा के ध्रुवों में बर्फ होने के प्रमाण किसने प्रस्तुत किए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसरो के द्वारा। तो इसरो के द्वारा अभी चांद पर जो है बर्फ होने की पुष्टि करी गई है। और इसमें बताया गया है उत्तरी ध्रुव में बर्फ है और दक्षिणी ध्रुव में भी बर्फ है, लेकिन दक्षिण ध्रुव की अपेक्षा उत्तरी ध्रुव में दुगना बर्फ है। यानी कि यहाँ पे अगर 1 kg है तो यहाँ पे 2 kg बर्फ है। नेक्स्ट प्रश्न है, पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा UAE ने हासिल किया है। नेक्स्ट देखें तो अगर इसके बारे में व्याख्या, गल्फ यूथ गेम्स 2024 इसका पहली बार आयोजन गल्फ कंट्री में किया जा रहा है। और इसका होस्ट कौन था? तो गल्फ यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था UAE में। और पॉइंट टेबल में पहला स्थान किसे मिला था? तो UAE को मिला था। UAE ने टोटल 296 पदक जीते थे, जबकि दूसरा स्थान था सऊदी अरब का। हाल ही में 176वीं जयंती पर राजा रवि वर्मा की प्रतिष्ठित पेंटिंग इंदुलेखा के वास्तविक प्रति का अनावरण कहाँ किया गया है? तो केरल में किया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राजा रवि वर्मा, इनका जो है जन्म अगर पूछे तो 29 अप्रैल को हुआ था। इस बार जो है इनकी 176वीं जयंती मनाई गई है। और ये एक प्रसिद्ध चित्रकार है और इनकी फेमस पेंटिंग का नाम है इंदुलेखा। और इंदुलेखा की वास्तविक प्रति का अनावरण कहाँ किया गया है? त्रावणकोर
कैलीमनूर पैलेस में किया गया है, जो कि केरल में है। ठीक है। और अगर बात करें कि इनके ही सम्मान में, राजा रवि वर्मा के सम्मान में बुध ग्रह पर एक क्रेटर यानी एक गड्ढा खोजा गया है और इसका नाम जो है राजा रवि वर्मा नाम दिया गया है। भारत माता की पेंटिंग किसने बनाई है? तो अविंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाई है। हाल ही में डीआरडीओ ने किस लेजर हथियार संबंधी परियोजना का अनावरण किया है? तो डीआरडीओ ने किस लेजर हथियार संबंधी परियोजना का अनावरण किया है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दुर्गा 2। डीआरडीओ के द्वारा दुर्गा 2 को लॉन्च किया गया है और यह एक लेजर हथियार प्रणाली है। यह एक स्वदेशी लेजर हथियार प्रणाली है और इसका उद्देश्य क्या है? तो दुर्गा 2 का उद्देश्य है लेजर से लक्ष्य को नष्ट कर देना, इसका उद्देश्य है। 27वां प्रश्न है, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में किस विवाद की समाप्ति के लिए 2 राज्य समाधान की वकालत करी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इजराइल फिलिस्तीन। यूएनओ में भारत की तरफ से अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो रुचिरा कंबोज जी हैं और इन्होंने इजराइल और हमास के संघर्ष को रोकने के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन यानी 2 राज्य की थ्योरी दी है। यानी कि मान लीजिए ये एक राज्य है, इसमें जो है विवाद के लिए यहाँ पे एक इजराइल है और यहाँ पे फिलीपींस है। तो इसमें बताया गया है 2 स्टेट सॉल्यूशन के माध्यम से बताया गया है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में झगड़ा ना हो, इसके लिए इन 2 राज्यों, एक राज्यों को 2 भाग में बांट दिया जाए और इन्हें जो है अलग अलग जो है कंट्री के रूप में मान्यता दे दी जाए। इससे क्या होगा कि इन दोनों देशों के बीच में झगड़े या फिर संघर्ष नहीं होंगे। ठीक है। फिलिस्तीन के पास वर्तमान में जो है गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक है। इसमें थोड़ा सा मैं आप सभी को मैप से बता दूं कि फिलिस्तीन का, अगर मान लीजिए ये इस प्रकार से कुछ जो है इजराइल का मैप है। ठीक है। तो फिलिस्तीन जो है थोड़ा सा यहाँ पे स्थित है और थोड़ा सा यहाँ पे स्थित है और बाकी के पूरे पर किसका अधिकार है? इजराइल का है। तो इसी के माध्यम से यूएनओ में रुचिरा कंबोज जी ने कहा है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन को प्रस्तुत किया जाए और इसमें जहाँ पर फिलिस्तीन का अधिकार है वहाँ पे फिलिस्तीन रहे और जहाँ पे इजराइल का अधिकार है वहाँ पे इजराइल रहे। तो यहाँ पे जो है ये है गाजा पट्टी और दूसरा है वेस्ट बैंक। तो इन दोनों पे फिलिस्तीनियों का कब्जा है, तो यहाँ पे फिलिस्तीनी रहे और बाकी पे इजराइल रहे, तो इनके बीच जो है झगड़ा समाप्त हो सकता है। हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने संविधान पार्क कहाँ विकसित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पुणे में। इंडियन आर्मी और पुनीत बालन समूह ने संविधान पार्क का निर्माण पुणे महाराष्ट्र में विकसित किया है और इसमें जो है मौलिक कर्तव्य पर बल दिया गया है। अगर बात करें मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भाग 4A में किया गया है, अनुच्छेद 51A है और मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ रूस से लिया गया है। और इस मौलिक कर्तव्य के लिए कौन सी समिति की स्थापना की गई थी? तो सरदार सोल सिंह की समिति की स्थापना की गई थी। वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन जब इसकी स्थापना की गई थी तो कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो 10 मौलिक कर्तव्य थे। नेक्स्ट हमारा हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किसे मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वैशाली रमेश बाबू जी को। भारत के नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वैशाली रमेश बाबू हैं। इन्हें भी हाल ही में फीडे संस्था के द्वारा 84वें नंबर की ग्रैंड मास्टर की सूची में शामिल कर दिया गया है और वैशाली रमेश बाबू जी ये आर प्रज्ञानंद की बहन हैं। अगर बात करें भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो विजय लक्ष्मी जी हैं। जबकि शतरंज कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन है? तो डी गुकेश हैं। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में वायुसेना की प्रशिक्षण कमान के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागेश कुमार जी को। एयरफोर्स ट्रेनिंग कमान के प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो नागेश कुमार जी किए गए हैं। जबकि नौसेना के अगले अध्यक्ष कौन बनाए जाएंगे? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी बनाएंगे। एयरफोर्स स्टाफ के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो मैंने पहले भी बता दिया, कृष्णा स्वामीनाथन जी हैं। और महिला हॉकी टीम के कोच हैं कौन है? तो हरिंदर सिंह हैं। जबकि हॉकी के जो है अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर दिलीप टर्की हैं। हाल ही में 31वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 31वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। इसके बारे में अगर व्याख्या देखें तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 3 मई को मनाया गया है। इस बार इसकी थीम रखी गई है ए प्रेस फॉर द प्लैनेट, इसकी थीम रखी गई है। अगर वहीं बात करें 31वां विश्व प्रेस सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? सेंटियागो चिली में आयोजित किया गया है। अब वहीं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अगर भारत की रैंक पूछे कितनी है? तो 161वें स्थान पर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है।
हाल ही में किसे दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्णिमा देवी बर्मन जी को सम्मानित किया गया है। व्हिटली गोल्ड अवार्ड यह कहाँ प्रदान किया जाता है? यूके में दिया जाता है और इसे ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं। यह जो है दूसरी बार 2024 में पूर्णिमा देवी बर्मन जी को दिया गया है और पहली बार कब दिया गया था? तो 2017 में यह अवार्ड दिया गया था। अब की बार जो है हरगिला पक्षी के संरक्षण के लिए व्हिटली गोल्ड अवार्ड पूर्णिमा देवी बर्मन जी को दिया गया है और इनका संबंध अगर पूछे किस राज्य से है तो ये असम से संबंधित है। एबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मिशेल टेलाग्रैंड जी को दिया गया है। जबकि आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 का खिताब किसे दिया गया है? पाबुलूरी सुब्बा राव जी को दिया गया है। गोल्डमैन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आलोक शुक्ला जी को सम्मानित किया गया है जो कि छत्तीसगढ़ के हैं। हाल ही में भारत चीन के बीच विवाद का स्थल बनी सक्सगाम घाटी कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, एक तो काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर। तो इसी काराकोरम में जो है सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, सक्सगाम घाटी स्थित है और माउंट केटू जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये भी स्थित है जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। तो सक्सगाम वैली जो है कहाँ पर स्थित है? काराकोरम श्रेणी पर स्थित है और यहीं पर जो है भारत यानी इंडिया और चाइना के बीच में यह विवाद का कारण बना है। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है। हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया है? तो मैक्सिको में खोजा गया है। इसके बारे में अध्ययन करें तो वर्ल्ड डीपेस्ट ब्लू होल कहाँ पे खोजा गया है? तो मैक्सिको में खोजा गया है और इस ब्लैक होल का नाम क्या रखा गया है? तो इस ब्लू होल का नाम रखा गया है तामजा ब्लू होल, इसका नाम रखा गया है। लोनार झील कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है और यह किससे बना है? तो यह एक क्रेटर झील है और उल्का पिंड के गिरने से लोनार झील का निर्माण हुआ है। जबकि बात करें विश्व का सबसे गहरा गर्त कहाँ पे है? तो यह है मैरियाना ट्रंच और कहाँ पे है? तो प्रशांत महासागर में है। वैश्विक प्लास्टिक संधि पर वार्ता का चौथा सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? ओटावा कनाडा में हुआ है वैश्विक प्लास्टिक संधि पर वार्ता। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में अमूल T20 विश्व कप 2024 में किस क्रिकेट टीम का प्रायोजक बना है? तो अमूल जो है T20 विश्व कप 2024 में किस क्रिकेट टीम का प्रायोजक बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ए व बी दोनों। T20 वर्ल्ड कप 2024 यह कब से शुरू होगा? तो जून मंथ से शुरू हो जाएगा यानी कि नेक्स्ट मंथ में शुरू हो जाएगा। इसका होस्ट कहाँ पे होगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा USA और वेस्ट इंडीज में किया जाएगा। इस बार इसका 9वां क्रम है और पहली बार कब हुआ था? T20 वर्ल्ड कप 2007 में हुआ था जिसमें विजेता भारत बना था और उप विजेता अफ्रीका बना था, साउथ अफ्रीका बना था। इस बार जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? युवराज सिंह, क्रिस गेल और हुसैन बोल्ट बनाए गए हैं। इस बार जो है टोटल कुल कितनी टीमें जो है T20 वर्ल्ड कप खेलने वाली हैं? तो 20 टीम खेलने वाली है जिसमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इसका स्पॉन्सर कौन बना है? तो नंदिनी ब्रांड बना है जो कि कर्नाटक मिल्क फाउंडेशन का एक ब्रांड है। जबकि बात करें कि साउथ अफ्रीका और USA का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है, स्पॉन्सर कौन बना है? तो यह अमूल बना है। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में NPCI ने UPI के समान भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नामीबिया के साथ। UPI के समान पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता NPCI ने किया है किस देश के साथ? तो नामीबिया के साथ किया है। NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। और इस प्रकार की सुविधा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता के लिए NPCI ने नामीबिया के साथ क्यों शुरू किया है UPI के माध्यम से? क्योंकि तत्काल भुगतान करने के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया है। UPI को कब लॉन्च किया गया था? तो 2016 में लॉन्च किया गया था। UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म है। हाल ही में 8 ट्रिलियन रुपए से अधिक के मार्केट कैप के साथ भारत की शीर्ष 5 कंपनियों में शामिल होने की उपलब्धि किसने हासिल करी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। मार्केट कैप का मतलब होता है बाजार पूंजीकरण। इसमें जो है मार्केट कैप में अगर बात करें कंपनियों के माध्यम से भारत की टॉप पर कौन सी कंपनी है? तो रिलायंस है और दूसरे नंबर पर TCS, टाटा की TCS कंपनी है। और वहीं अगर बात करें मार्केट कैप में यानी बाजार पूंजीकरण में बैंक के माध्यम में सबसे अधिक मार्केट कैप किस बैंक का है? तो HDFC बैंक का है और दूसरे नंबर पर ICICI बैंक का है। इन दोनों बैंकों के माध्यम से इनका मार्केट कैप टोटल कितना हो गया है? तो 8 ट्रिलियन रुपए हो गया है, ये भी आपको याद रखना है। लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो HDFC है।
हाल ही में चर्चा में रहे हैशटैग प्ले ट्रू अभियान का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। हैशटैग प्ले ट्रू अभियान जो है किसके द्वारा अगर पूछे शुरू किया गया है तो यह नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा शुरू किया गया है। यह अभियान क्यों शुरू किया गया है? क्योंकि खेल भावना के अंतर्गत जो है स्वच्छ खेल हो, यानी किसी भी नशीले पदार्थ या डोपिंग का मतलब होता है किसी भी नशीले पदार्थ का उपयोग करके अपने शरीर में, जैसे किसी गोली को खा लेना या फिर इंजेक्शन लगा के कोई कुश्ती करना या फिर रेस करना, तो इस प्रकार की खेल भावना को आहत करने के लिए खेल भावना आहत ना हो तो उसके लिए जो है हैशटैग प्ले ट्रू अभियान शुरू किया गया है नाडा के द्वारा। और नाडा का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। और नाडा का उद्देश्य क्या है? नशीले पदार्थ के उपयोग को रोकना, जो खेल के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसको रोकना, ताकि खेल भावना के साथ कोई आहत ना हो सके। 39वां प्रश्न है, हाल ही में पहली बार दिल्ली दुबई रूट पर एयरबस A350-900 के साथ अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की शुरुआत किसने करी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एयर इंडिया ने शुरू करी है। तो एयर इंडिया ने एक नई हवाई जहाज़ शुरू करी है जिसका नाम है एयरबस A350-900 शुरू की गई है। और यह जो है पहली बार कहाँ से कहाँ शुरू हो गया है? तो यह दिल्ली से दुबई रूट पर शुरू हो गया है और यह पहली एयरलाइंस हो गई है। इसका नाम आप याद रखेंगे। और कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई है? तो दिल्ली से और दुबई के लिए शुरू किया गया है। और किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो एयर इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। एयरबस कंपनी किस देश का है? तो यह फ्रांस का है। जबकि बोइंग कंपनी कहाँ का है? तो यह USA का है। हाल ही में वर्ष 2023 में परिपक्व होने वाले फ्लोटिंग रेट बॉन्ड किसने जारी किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा RBI ने जारी किया है। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड जो है यह परिपक्व वर्ष 2034 के लिए लॉन्च किया गया है, मतलब 2034 तक लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो यह RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। और फ्लोटिंग रेट बॉन्ड के लिए ब्याज दर कितना निर्धारित किया गया है? तो 8% निर्धारित किया गया है। हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पावुलूरी सुब्बा राव जी को सम्मानित किया गया है। आर्यभट्ट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो पावुलूरी सुब्बा राव जी को दिया गया है। इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? क्योंकि अंतरिक्ष विज्ञान में बढ़ावा देने के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है ऑप्शन डी 26 अप्रैल को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 26 अप्रैल को मनाया गया है। इस बार इसकी थीम क्या है? तो IP एंड SDG इसका थीम है। हाल ही में दक्षिण कोरियाई उपग्रह नियोनसैट-1 और नई नासा सौर सेलिंग तकनीकी ACS-3 को अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया है? तो रॉकेट लैब ने इन दोनों उपग्रहों को लॉन्च किया है। रॉकेट लैब उपग्रह के माध्यम से दो उपग्रहों को लॉन्च किया गया है, जिसका क्या नाम है? एक का नाम है नियोनसैट-1 जो कि साउथ कोरिया का है, और इससे जो है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह भी कहते हैं नियोनसैट को। जबकि दूसरा है ACS-3 जो कि नासा का है, और यह क्या है? तो यह सौर सेलिंग तकनीकी का अध्ययन करने वाला ACS-3 नासा का है। और जो है नियोनसैट और ACS इन दोनों को जो है किससे लॉन्च किया गया है? तो रॉकेट लैब से लॉन्च किया गया है। और यह जो है कहाँ की स्पेस कंपनी है? तो यह कैलिफोर्निया USA की कंपनी है, ये भी आपको याद रखना है। और ये दोनों जो है ACS और नियोनसैट दोनों कहाँ से लॉन्च हुए हैं? तो न्यूजीलैंड से लॉन्च हुए हैं। हाल ही में विश्व फुटबॉल शासी निकाय फीफा ने अपने टूर्नामेंटों के प्रायोजन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो विश्व फुटबॉल शासी निकाय फीफा ने अपने टूर्नामेंट के प्रायोजक के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरामगो के साथ। इसके बारे में अध्ययन करें तो फीफा 2027 में जो है टाइटल स्पॉन्सर कौन होगा? तो सऊदी अरब की अरामको कंपनी होगी। अगर बात करें फीफा के हेड कौन है? तो इन्फिंटनो साहब है। हाल ही में स्वर्ण उद्गार के लिए चर्चा में रहा माउंट इरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थापित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंटार्कटिका में स्थापित है। तो माउंट इरेबस या अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है और इससे जो है स्वर्ण उद्गार हो रहा है। माउंट इरेबस कहाँ पे है? तो यह अंटार्कटिका में है और इससे जो है स्वर्ण उद्गार वाली ज्वालामुखी निकल रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है। और अंटार्कटिका को जो है श्वेत महाद्वीप, वैज्ञानिक और अनुसंधान समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत ने सर्वाधिक फार्मास्यूटिकल उत्पादों का निर्यात किसे किया है? तो USA को किया है।
फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत यानी मेडिकल के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फार्मास्यूटिकल उत्पादों का निर्यात कहाँ किया है, तो यूएसए को किया है। और कितना किया है 2024 में, तो $28 मिलियन का निर्यात किया है। हाल ही में 26वां विश्व ऊर्जा कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ है, तो 26वें क्रम का विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन किया गया है, ऑप्शन डी रॉटरडम में। तो वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2024 इसका जो है 26वां क्रम कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो रॉटरडम नीदरलैंड में आयोजित किया गया है। इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है, तो लोगों और ग्रह के लिए ऊर्जा को नए तरीके से डिजाइन करना इसकी थीम रखी गई है। बवेरियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप का युगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा यूकी भावरी जी हैं। बवेरियन या फिर कहें तो BMW इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप 2024 इसका होस्ट कहाँ था, तो इसका होस्ट हुआ था म्यूनिख जर्मनी में। और इसमें युगल विजेता कौन बने थे, यूकी भावरी बने थे। और इनके साथ इनके पार्टनर कौन थे, अल्बानो थे, जो कि फ्रांस के हैं। हाल ही में दिवंगत सुधीर कक्कड़ का संबंध किससे है, तो सुधीर कक्कड़ है मनोविज्ञान। इनके बारे में अध्ययन करें तो सुधीर कक्कड़ का संबंध है भारतीय मनोविज्ञान का, इन्हें जनक भी कहा जाता है। तो इनका संबंध हो जाता है मनोविज्ञान से। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड में हुआ था। और इनकी फेमस बुक का नाम है द इनर वर्ल्ड, इनकी फेमस बुक है। हाल में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा नरसिंह यादव जी को किया गया है। इसके बारे में अध्ययन करें तो भारतीय कुश्ती महासंघ एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो नरसिंह जी को बनाया गया है। और इन्होंने जो है राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक भी जीत लिया है। और देवेंद्र झाझड़िया को बनाया गया है भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनाई गई हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, नईमा खातून जी को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कुलपति बनाई गई हैं। ठीक है, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी महिला यूनिवर्सिटी की किसी भी जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष या फिर कुलपति बनाई गई हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने 10 से 50 करंट अफेयर क्वेश्चन को रिवीजन कर लिया है, थोड़ी बहुत व्याख्या के साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।